दोस्तों क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जांपल्स और डायग्राम्स ये सभी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। और अगर गाइस आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को भेजूं तो भाई इस वीडियो पे 10,000 लाइक एंड 5,000 कमेंट भर भर के होना चाहिए, क्योंकि गाइस आप लोगों का प्यार मिलेगा ना तो बहुत ज्यादा मजा आता है। तो गाइस भर भर के कमेंट कर दो। एंड गाइस एनालिटिकल पे दिखना चाहिए कि हर बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिससे दिल को बहुत खुशी मिलेगी। एंड गाइस इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। गाइस बिल्कुल आसान करके देंगे। अगर आप लोग का रिस्पांस मिला तो ये वाला जो पीडीएफ मेरे ऐप पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसका नाम है प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस वैसे। तो चलो सबसे पहले एक एक करके पहला क्वेश्चन क्या है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व इन द एटमोस्फेयर। दो तरह के कौन से रिफ्रैक्शन हम लोग एटमोस्फेयर ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ओके, फिर इसके सनराइज और डिले सनसेट। इसके बारे में मैं अपने लाइव लेक्चर में बताऊंगा, बट अभी के लिए हम लोग फटाफट फटाफट इसको देख रहे हैं। इसके बाद गाइस होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, मिथनॉल, इथनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। ओके, अगला गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बेस अगला प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट में। गाइस देखो हमें ये बॉक्सेस के बारे में पूरा पता रहना चाहिए। वैसे लाइव सेशन में आप मुझसे जुड़ोगे तो पूरे बॉक्सेस के बारे में सब कुछ पूरी कहानी बता दूंगा। कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा अपने दोस्त कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं ए क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ब्लॉक शोन बाय बॉक्स ए। ओके, कि जो ये वाला बॉक्स ए है, ये पूरा मैं ऐसा नहीं दिया हुआ है, पूरा बता दी तो ऐसा एक्चुअल। तो वो बॉक्स ए क्या बता रहा है, साथ में राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। ओके, ये जो ब्लॉक है इसमें किसी भी एलिमेंट का एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो गाइस यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है द ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है, आप लोगों को पता होगा एस ब्लॉक। एंड साथ में एक किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमने मैग्नीशियम का लिख दिया 282। वैसे आप किसी का भी लिख सकते हो उसके अंदर। इसके बाद गाइस उसी में बी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट डिनोटेड बाय लेटर बी एंड राइट इज पीरियड नंबर। ओके, तो देखो गाइस ये वाला जो है, ये वाला ये कौन से पीरियड के अंदर है, ये कौन से पीरियड में है। ये एक्चुअली यहाँ जो टेबल बनाया गया है अगर हम देखेंगे, अगर हमारा फोकस है तो हमें पता चलेगा कि कौन सा पीरियड है। काउंट करो 1 2 3 4, तो पीरियड नंबर 4 है। ओके, तो आपको पता चल गया। अपने ऐसा सब पूछा जाएगा तो आप बता देना पीरियड नंबर 4। आगे गाइस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अंदर गाइस ये सबसे प्यारा क्वेश्चन, आपको इसको देखना चाहिए। सबसे पहले व्हाट इज रस्ट, मेरे ख्याल से हर बच्चे को रस्ट आता ही होगा। और साथ में गाइस मैं जब लाइव लूंगा तो लाइव में भी मैं इसके जो इसका जो इक्वेशन है उसके बारे में चीजें बताऊंगा। वैसे गाइस यहाँ क्लियरली सब दिख रहा है, यहीं से अपने को चीटिंग करना है, यहीं से चीटिंग कर रहा है, यहीं से चीटिंग करके कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते। देखो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट Fe2O3.XH2O, ये सबको याद होना चाहिए। इसके बाद एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है वहां देख के लिख सकते हो। देन कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये भी हमने बता दिया। फिर कोरोजन क्या है ये तो आपको पता है गाइस, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मॉइस्चर, एयर और केमिकल के कारण जो मेटल का डिस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन खराब हो जाता है वही हमारा क्या कोरोजन है। इसके बाद गाइस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स ऑन अ कंडक्टर। गाइस ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। कौन सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद रखना। इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर गाइस हमारा ये देखो, ये वाला जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर हमें क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा मिडल फिंगर है वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, देन इसके बाद गाइस अगला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जिसके अंदर देखो मोशन और कंडक्टर से पता चल गया इंड्यूस करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर करंट प्रोड्यूस, इसके डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है और इसके अंदर इंड्यूस करंट लिखा जाता है, ये बातें याद रखना। तो जो हमारा ए है, ए ओके, ए हमारा दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो बी वाला सेक्शन, बी वाला हमारा फिंगर है वो क्या दिखाएगा, इंड्यूस करंट। इसके बाद गाइस आइडेंटिफाई द लॉ फ्रॉम द गिवन फिगर, ये कौन सा लॉ है, तो गाइस आप सभी को पता होगा राइट हैंड थंब रूल है। इसके बाद गाइस हीट पे, ये गाइस आप सभी को हॉब्स ऑपरेटर है। हॉब्स ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है। गाइस लाइव में मैं इससे रिलेटेड चीजें बताऊंगा कि अगर दो ही चीजों पे आपको फोकस करना है, आपको फोकस किस पे करना पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये वाला एक फॉर्मूला आप याद होता है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब डेंसिटी बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर जो है, ओके,
ऊपर वाला जो आइस है वो 0 डिग्री वाला होता है और नीचे वाला 4 डिग्री वाला होता है, क्योंकि गाइस 0 डिग्री वाले का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, और डेंसिटी जिसका कम होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए आइस का देखो लेंथ ब्रेथ हाइट ज्यादा होता है ना। और जो ये नीचे है इसका वाटर, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, तो इसीलिए 4 डिग्री वाला पानी नीचे होता है एंड 0 डिग्री वाला ऊपर होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद गाइस देखो ये ग्राफ दिया हुआ, और ग्राफ से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो देखो उल्टा प्रोसेस हो रहा है, आप देख रहे हो धीरे 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 धीरे, आप देख रहे हो जैसे ये देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम दिया हुआ, देखो वॉल्यूम, देखो टेम्परेचर जब 0 to 1 हुआ तो वॉल्यूम और कम हुआ, फिर इसके बाद 2 पे गया तो वॉल्यूम और कम हुआ, 3 पे गया तो वॉल्यूम और कम हुआ, 4 पे गया तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा कम हो गया। ओके, जबकि हम अगर अगर सिंपल सी बात है, अगर हम हीट दे रहे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो चीजें बढ़नी चाहिए, पर यहाँ उल्टा होता है। ये सभी मैं अपने लाइव में एक्सप्लेन करूंगा, बट गाइस यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि टेम्परेचर जब हम ऐड करें, देखो टेम्परेचर 0 to 1 हुआ, 1 to 2 होते एक्सपांड होना चाहिए, पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका वॉल्यूम रिड्यूस होता है, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और जैसे ही 4 डिग्री के बाद फिर इसके बाद प्रॉपर होने लगता है, और टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो 4 डिग्री के बाद नॉर्मल हो जाता है, उसके पहले एब नॉर्मल होता है, जिसको एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। तो कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसके बाद गाइस अगला जो हमें दिया हुआ है, अगला क्या है, अगला एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। ओके, ये जो है एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये जो प्रोसेस दिया हुआ है सिंपल सी बात है, ये कहां से कहां तक के टेम्परेचर में दिया हुआ, 0 डिग्री to 4 डिग्री के बीच में। ओके, आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू गिवन फिगर। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये आपको पता ही चल गया होगा कि फ्रॉम वेयर टू वेयर हीट ट्रांसफर ए टू बी। ओके, हीट कहां से कहां ट्रांसफर है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल सी बात है हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगा, ए टू बी। इसके बाद गाइस ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज पे क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। ओके, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गाइस ये देखो रेनबो वाला सीन है, रेनबो वाला सीन वैसे मैं अपने लाइव में एक्सप्लेन करूंगा, बट इतना चीजें जरूर बता देना चाहता हूं, इसके अंदर रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और जब लाइट लाइट वाटर के ड्रॉपलेट में एंटर करता है, और ये सभी अगर प्रोसेस हो रहा है, कौन सा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ओके, याद रखो, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन लाइट का पास हो जाना, देन डिस्पर्शन लाइट नंबर ऑफ कलर में स्प्लिट हो जाना, एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन मतलब लाइट वापस उसी मीडियम वापस आ जाना। इसके बारे में ये चीजें, जब लाइट किस में एंटर करता है, वाटर के ड्रॉपलेट में, तो किसकी तरह बिहेव करने लगा, प्रिज्म की तरह। ओके, इसके बाद गाइस ये देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप मेरा लाइव सेशन देखो, साथ में अगर देखना है तो पहला भी मैंने जो 1 शॉट में कंप्लीट 10 चैप्टर का लिया, उसके अंदर भी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया, तो इसके बारे में भी चीजें नॉलेज आपको रखना है। फिर इसके बाद गाइस लेंसेज की अगर मैं बात करूं, तो ये अपने को कौन सा डिफेक्ट दिखा रहा था, हाइपरमेट्रोपी और फार साइडनेस भी इसको बोल सकते हैं। देन इसके बाद गाइस ड्रॉ रे डायग्राम। ओके, कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इसके और इसके अलावा भी मैं 3 4 4 5 और रे डायग्राम अपने ऐप में आपको डालूंगा, जिसकी आपको प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। अब मेटलर्जी की बात करते हैं। मेटलर्जी में गाइस देखो ये सभी मैंने इससे भी बेहतरीन तरीके से मैंने अपने ऐप, मेरे ऐप पे बोल रहा हूँ, अपने लाइव सेशन में जो मैंने 1 शॉट 1 से लेकर 10 तक चैप्टर लिए थे उसके अंदर समझाया है, और वैसे अभी भी मैं लाइव सेशन में इसको एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप करूंगा, इसको आपको देखना चाहिए। ओके, अच्छी तरीके से देखना चाहिए, ये जितना है, ये जितने प्रोसेसर है बहुत बेहतरीन, 4 4 5 5 पॉइंट बताऊंगा, बस उतना याद रखना है, उतने में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद गाइस ये देखो, नेम एनी 2 मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट होगा, पोटेशियम एंड सोडियम। ओके, ऑलरेडी दिया है, देखो रिएक्ट विद वाटर, इसी में से चीटिंग करना है भाई। नेम एनी 2 मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ओके, जो मॉडरेट लेवल पर रिएक्ट होते हैं, देखो बीच में है वो, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम 2 लिख दिया। पता है ये देख के भी बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते। देन इसके बाद हाईली रिएक्टिव मेटल एंड मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल। सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल में ऊपर वाला आ जाएगा, तो पोटेशियम, पोटेशियम का नाम दे दिया। इसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल सबसे नीचे कौन है, गोल्ड, और सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम। ओके, हो गया। देन इसके बाद गाइस कार्बन कंपाउंड, गाइस अपने को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करने के लिए आएगा, मुझे लगता है आराम से। देखो गाइस ये जो डॉट दिया हुआ है, ये अगर या तो ऐसा आपने डॉट दे दिया तो समझ लो एक लाइन है वो। ओके, तो डॉट आया तो बस डॉट स्ट्रक्चर दे दो, मतलब एक लाइन को दिखाने के लिए ऐसा डॉट दिया जाता है। अगर मान लो 2 लाइन है तो ऐसा ऐसा 2 दिया जाता है,
समझ में आ रहा है? तो हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का दिखाना, तो हमने हमें डॉट स्ट्रक्चर भी दिखा दिया, लाइन स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। इसके बाद गाइस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का सेम चीज गाइस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये देखो O2, तो दो दो को मिला के बनता है ना, तो देखो यहाँ ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। देन इसके बाद आप लाइन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हो, बस कर सकते हो बहुत आराम से। देन इसके बाद गाइस अगला हमें क्या दिया कि द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, हाउ मेनी प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो गाइस ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन इज N। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का हमें डॉट स्ट्रक्चर एज वेल एज लाइन, हमें डॉट स्ट्रक्चर और एज वेल एज लाइन स्ट्रक्चर दोनों नाइट्रोजन का ड्रॉ करना है। तो भाई ये देखो सबसे पहले आप लाइन स्ट्रक्चर देख लो, ये देखो लाइन स्ट्रक्चर ये 1 2 3 ओके। और साथ में अभी हमने देखा कि जो एटॉमिक नंबर है वो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके थोड़ा और आपको बताना चाहूँ सिंपल सा, 1 2 और 3 4 5 6 7, मतलब अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 7, तो लास्ट में आप देखोगे यहाँ 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और कम पड़ रहे हैं, क्योंकि गाइस जो सेकेंड ऑर्बिट है उसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन और कम पड़ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। तो भाई ये किससे, ये बॉन्ड कंप्लीट एक दूसरे से क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड बना के ये लोग क्या करते हैं, अपना नाइट्रोजन जो गैस है वो अपना कंप्लीट करता है। तो गाइस ये देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का हमने बना दिया है, ये देखो N2 मॉलिक्यूल्स का, और ये हमारा हो गया डॉट स्ट्रक्चर। ये डॉट स्ट्रक्चर है और ये हमारा क्या है, हमारा लाइन स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ देखो एक लाइन है वो किससे दिखा रहा है, 2 डॉट से, अगेन एक लाइन है 2 डॉट से, अगेन एक लाइन है 2 डॉट से, समझ रहा? तो लाइन स्ट्रक्चर हो गया। चलो अगला अगला गाइस, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ऑफ डॉट स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स। मीथेन का फॉर्मूला गाइस आप सभी को पता हो, CH4 होता है। तो देखो अगेन गाइस ये अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या बना हुआ है, देखो हाइड्रोजन, देन अगेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यही मुझे अगर लाइन में दिखाना तो उसे लाइन में दिखा दो, हो गया। देन इसके बाद गाइस और डिफरेंट हमने बहुत सारे दिए हुए जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड गाइस इसके अलावा क्वेश्चंस कुछ कभी कभी ये भी आता है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करो। तो देखो गाइस जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो हमारा हो गया सैचुरेटेड, जिसके अंदर डबल और ट्रिपल दिखाई दे तो अनसैचुरेटेड। तो गाइस देखो ये डबल दिखाई दे रहा है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इसके बाद गाइस हमें ये दिया हुआ है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले वाले का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था भाई, बस ये लाइन की जगह डॉट दे दो, ये लाइन की जगह अगेन डॉट दे दो, ये लाइन की जगह डॉट दे दो, ये लाइन की जगह भी डॉट दे दो, ये लाइन की जगह भी ये लाइन की जगह डॉट, इतना सिंपल सा चीज। और देखो वही चीज करना है, देखो ये लाइन की जगह डॉट दे दो, ये लाइन की जगह ऐसे डॉट दे दो। एक लाइन ऐसे डॉट से 2 डॉट से दिया जाता है एक लाइन को। अगेन गाइस ये लाइन को ऐसे डॉट दे दो, ये लाइन को डॉट दे दो, यहाँ देखो 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो 2 ऐसा डॉट हो गया। देन इसके बाद गाइस साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मतलब साइक्लिक वाला, और हेक्सेन मतलब हेक्स मतलब 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, ये सभी मैंने अपने लाइव सेशन में सिखाया है। जिन बच्चों को नहीं आता प्लीज मेरे लाइव सेशन को देखना, तो मैंने डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया हुआ है कि कैसे इसको काउंट करते क्या करते सब कुछ मैंने बताया गाइस। तो देखो साइक्लोहेक्सेन, तो कार्बन 6 कार्बन है और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ANE ग्रुप है, ANE ग्रुप मतलब सिंगल बॉन्ड। ओके, और साथ में हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो गाइस देखो ये तो एक बॉन्ड से कंप्लीट हो गया। देखो अगर मैं एक कार्बन का काउंट करूँ तो ये देखो ये 1 ये कंप्लीट हो गया, और 2 उसको और चाहिए तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। जैसे ये कार्बन का काउंट करूँ तो देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, फिर 2 और हाइड्रोजन काउंट कर दिया। फिर अगर ये इसका काउंट करूँ तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 2 और अटैच कर दिया। इस तरह से क्या हो गया कि सभी स्टेबल होते जा रहे हैं। अब गाइस अगर मैं वही करूंगा यही लाइन के जगह पे, इसी लाइन के जगह पे, इस लाइन के जगह पे बस अगर मैं डॉट दे दूं, ये देखो डॉट दे दूं, ये देखो ये लाइन के जगह पे बस डॉट दे दूं, ये लाइन के जगह पे बस डॉट दे दूं, तो ये क्या हो गया, डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। ओके गाइस, स्पेस मिशन का ये आपको स्टेज का एक बार याद रखना चाहिए, टॉप पे क्या होता है। देन इसके बाद गाइस लिक्विड का स्टेज होता है, फर्स्ट पे क्या होता है, सेकंड पे क्या होता है, थर्ड पे क्या होता है, फोर्थ पे क्या होता है। फिर इसके बाद इंजन कौन सा फ्यूल यूज करता है, ये सभी चीजें आपको। फिर इसके बाद जो इनिशियल थ्रस्ट होता है वो कहाँ होता है,
आपको पता है ये रॉकेट इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद गाइस कभी कभार ये भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज मैंने यहाँ लिख के दिया, आप इसको पढ़ सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फिर इसके बाद गाइस ये एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले कैसा था कि जब फ्यूज के वायर मेल्ट हो जाते थे तो हमको उसको बार बार चेंज करना पड़ता था। एमसीबी में ऐसा नहीं होता। एमसीबी में क्या होता है गाइस कि जैसे ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो अपने आप ही क्या होगा कि आप देखोगे कि वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब वो नीचे गिर जाता है। ओके, स्विच ऑफ जाता है जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो आगे फ्लो नहीं हो पाता और हमारे एक्स्ट्रा अप्लायंसेस में नहीं जाता। ओके, वैसे बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ लिखा है। अब चलते हैं आगे। हाँ, एक चीज और, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये बताओ भाई ये क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताना। इसके बाद गए पिछले साल ये आया था और बहुत सारे बच्चे इसको देख के कुछ और लिख के बैठ गए थे। भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ एमीटर दिख रहा है, एमीटर दिख रहा है तो सिंपल सी बात है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बन रहा होगा। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना देखो ये वाला स्प्लिट रिंग देख के ना इन्होंने क्या लिख दिया था पता है, ये स्प्लिट रिंग देख के इलेक्ट्रिक मोटर लिख दिया था, जो कि रॉन्ग था। इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है, ये स्प्लिट रिंग तो है बट इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एमीटर, मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा हो। और करंट प्रोड्यूस किसमें किया जाता है, जनरेटर वाले। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इलेक्ट्रिक जनरेटर का ये डीसी जनरेटर का टाइप है। कौन सा जनरेटर, डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर के अंदर जो रिंग यूज किया जाता है वो स्प्लिट रिंग यूज किया जाता है। ओके, कौन सा रिंग यूज किया जाता है, स्प्लिट रिंग यूज किया जाता है, याद रखो। तो ये डीसी जनरेटर होता है। तो डीसी जनरेटर का वही गाइस कि जनरली ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। और बाकी चीजें मैंने लिखा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्टेबल होता है। आप जाके देखोगे बुक के अंदर एक ग्राफ भी दिया हुआ है जिसमें डीसी करंट एकदम स्ट्रेट है और एसी करंट ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, वो भी एक बार आप देख लेना। फिर इसके बाद गाइस ये आप देखो, हमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये ग्राफ हमें अगर आप देखोगे तो ये टेम्परेचर है और ये टाइम है। तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, बिहेवियर ऑफ वाटर व्हेन हीटेड कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली। मतलब कि अगर वाटर का बिहेवियर कैसा है, वाटर का बिहेवियर कैसा है, कैसा नेचर है जब हम उसको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसका ग्राफ दिया हुआ है गाइस। ओके, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखो पहले 0 to 4 में टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तक, गाइस आप सभी को पता है कि जब तक कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में वो ना कन्वर्ट हो जाए तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा हीट के अंदर ये चीजें हमने पढ़ी है कि जब कंप्लीटली वो, तब वो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। जब तक वो सॉलिड के अंदर है तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और तब तक वो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर इसके बाद गाइस आप देखो यहाँ आपको दिखाई देगा, आप देखो, आप देखो 0 to लेकर 4 मिनट, ये मिनट है, मिनट तक आपको दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट है। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कितना है, 0 पे ही है, 0 पे ही टेम्परेचर है। एंड गाइस जैसी 4 मिनट के बाद जैसी वो सॉलिड से कंप्लीटली लिक्विड में जैसी कन्वर्ट हो गया, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद गाइस जब टेम्परेचर 100 डिग्री पे आ गया, 100 डिग्री पे आ गया तो गाइस अब वो लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में। तो लिक्विड से कंप्लीटली वाटर वेपर में जब कन्वर्ट हो गया तो देखो यहाँ टेम्परेचर फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो गाइस जब याद रखना, जब वो स्टेट में एक, जब ये स्टेट, ये देखो स्टेट जब सॉलिड में कंप्लीटली सॉलिड में था, सॉलिड में था, जब वो स्टेट चेंज हो रहा था सॉलिड से लिक्विड में जब जा रहा था तो टेम्परेचर नहीं चेंज, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा था, देखो 0 डिग्री पे ही था। बट जैसे ही वो कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, देखो वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर से इसके बाद गाइस देखो वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर से गाइस अगेन अगेन फिर से देखोगे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा 100 डिग्री पे आके। ये देखो समझ में आया, लिक्विड टू गैस, तो यही अपने को दिखा रहा है, तो बिहेवियर ऑफ वाटर दिखा रहा है। इसके बाद गाइस अगर हम देखें लाइन ए बी, लाइन ए बी हमें क्या शो कर रहा है, तो हमें लाइन ए बी ये शो कर रहा है कि 0 डिग्री अप टू 4 मिनट तक। मतलब कि हम देखेंगे कि जो, मतलब कि जो लिक्विड का वो जो आइस का टेम्परेचर था वो टेम्परेचर 4 मिनट तक क्या था, 0 डिग्री ही था। ओके, 0 डिग्री था। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब आप देखोगे 4 मिनट तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ जबकि हम हीट कंटिन्यूसली दे रहे थे। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गाइस वो हीट उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक करने के लिए यूज हो रहा था, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जिस हीट को यूज करते हैं उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, एंड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो गाइज यहाँ लिखा हुआ है कि टू चेंज द आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ दिखाई दे रहा है ए टू बी, हमसे यही पूछा ना ए टू बी लाइन क्या दिखा रहा है, ए टू बी लाइन हमें यह दिखाया कि 0 to 4, 0 से 0 डिग्री पे ही, मतलब 4 मिनट तक जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री ही था। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब वहां एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट किसके लिए यूज हो गया था, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट वहां यूज हो गया था स्टेट को चेंज करने के लिए। टेम्परेचर तो बढ़ रहा था, टेम्परेचर तो मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, मतलब वहां हीट तो दिया जा रहा था पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। ओके, तो ये हो गया। फिर इसके बाद व्हाट डज द लाइन बीसी रिप्रेजेंट, लाइन बीसी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अब कंप्लीटली वाटर में चेंज हो गया और टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो गया 0 to 100 डिग्री है, देखो बीसी टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो गया ना। इसके बाद गाइस इसके बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारा आयरन है इसमें पूछा है कि मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट विच एलिमेंट हैज अ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट, तो जो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्व कर लेता है उसी सेम टाइम के अंदर उसके अंदर मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट है। तो मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट किसके अंदर है, आयरन के अंदर है। और मिनिमम स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो लेड के अंदर है, क्योंकि सेम टाइम के अंदर तीनों सेम टाइम के अंदर ही तीनों को रखा गया था। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं तीनों को 1 घंटे के लिए किसी ऐसे मतलब कि अगर मैं एक टैंक लेता हूँ, उस टैंक के अंदर बॉइल वाटर डाल देता हूँ और बॉइल वाटर डालने के बाद मैं इसको तीनों को डाल देता हूँ, तो 1 घंटे के लिए अगर मैं जनरली रखता हूँ तो देखोगे ये ज्यादा हीट 1 घंटे में अब्सॉर्ब करेगा, ये इससे कम करेगा पर इससे ज्यादा करेगा ये वाला, बट ये सबसे कम करेगा कौन, लेड। तो डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब गाइस वही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब मान लो मेरे बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है उसे मेरे बॉडी का स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो वही चीजें लिखी हुई है, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। मतलब मेरे बॉडी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हो सकता है मुझे ज्यादा हीट की जरूरत पड़े, किसी और बॉडी हो जिसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बहुत कम हीट की जरूरत पड़े। तो हर बॉडी वाइज चीजें क्या होती है, चेंज होती है। देखो यहाँ ये जल्दी ही इसने टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्व कर लिया, इसने बहुत कम एब्जॉर्व किया इसने। सो गाइस अगले क्वेश्चन में ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द रे ए बी, रे सी डी एंड रे जी एच। तो गाइस अगर आप ए बी देखोगे तो आने वाली लाइट है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। देन इसके बाद गए सी डी, अगर सी डी की बात करूं तो लाइट आप एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में पास हो गई तो उसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। देन इसके बाद गाइस जब मीडियम में से लाइट पास होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो यहाँ जो रे रहेगा वो उसको इमर्जेंट रे कहेंगे। कौन सा रे कहेंगे, इमर्जेंट रे। तो गाइस ये चीजें आपको याद होना तो होना ही चाहिए, समझ में आया। तो चलो अब आगे चलते हैं। अगला गाइस ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसके बाद गाइस ये नेम द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, क्योंकि इसमें लाइट नंबर ऑफ कलर में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। फिर इसके बाद गाइस नेम द कलर जो सबसे ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है, कौन सा सबसे ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है, तो गाइस आपको दिखाई देगा वायलेट कलर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, यहाँ आपको दिखाई देगा। इसके बाद गाइस लिखा हुआ है कि अगला नेम द कलर दैट डाइवर्ट द लिस्ट, सबसे कम कौन सा डाइवर्ट, सबसे कम कौन हो रहा है। तो गाइस अगर आप यहाँ देखोगे तो क्लियरली आपको आर दिखाई दे रहा है, मतलब रेड कलर सबसे कम डाइवर्ट हो रहा है। इसके बाद गाइस अगला हम बढ़े तो हाँ, नेम एनी वन फेनोमेना इन द नेचर विच इज बेस्ड ऑन द अबो प्रोसेस। तो भाई आपको पता है रेनबो, जिसके अंदर हम लोग ये फेनोमेना डिस्पर्शन वाला बार बार पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद गाइस डिफाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम किसको कहा जाता है, तो गाइस स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ कलर दैट मेक अ लाइट बीम। ओके गाइस ये देखो ये एक तरह का स्पेक्ट्रम है, ओके एक तरह का ये स्पेक्ट्रम है, 2 कलर का एक बैंड बनाता है। इसके बाद गाइस अगला गाइस इससे रिलेटेड आपको लाइव में क्वेश्चन करवाया जाएगा, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कौन सा डिफेक्ट है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसका डायग्राम आपको पता रहना चाहिए। तो गाइस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता है मायोपिया फार साइडनेस, इसके डायग्राम की आपको प्रैक्टिस तो अच्छे से करके रखना चाहिए। फिर इसके बाद गाइस ये वाला जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट किसका है, नियर साइडनेस का है। ओके करेक्शन ऑफ नियर साइडनेस, मतलब अगर नियर साइडनेस को हमें करेक्ट करना है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना है, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो हमारे बुक के अंदर जो डायग्राम दिए हुए वो डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके रखना है। इसके बाद गाइस ये
कि ऑलरेडी मैंने अपने लाइव सेशन में करवाया हुआ है, बट आप सभी को इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। इसके बाद बात गई आय, ये देखो ये इसका आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके रखना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। ओके, तो गाइस ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए हैं, एक बार आपको इन सभी चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर लोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।